Hello everyone, welcome to your channel. In today's video, we'll be studying about cardiopulmonary resuscitation. What is the meaning of cardiopulmonary resuscitations? Means we have to restore the cardiac activity of the person who had undergone medical emergency or in a shock condition. Yeah, am I right? So अगर आप जनरल कोई ह्यूमन बीइंग है तो हम लोग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन को वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ तक फिज़िकल सपोर्ट की बात है, ठीक है। क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए, इट्स अ मस्ट कंडीशन। कहीं भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। आपको ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए, हाउ टू रिस्टोर द कार्डियक एक्टिविटी ऑफ द पर्सन, ठीक है। और अगर आप मेडिकल लाइन से हैं तो ये चीज़ हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ड्रग्स यूज्ड इन CPR। सो लेट्स स्टार्ट। कार्डियक अरेस्ट, शॉक आर सम ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसीज जो कि रिक्वायर करती हैं इमीडिएट हेल्प एंड ट्रीटमेंट को। मतलब क्या है, कार्डियक अरेस्ट या शॉक कोई भी ऐसी मेडिकल इमरजेंसीज हैं ये जिनमें हमें इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर मैं CPR की बात करूं तो CPR में हम लोग मेनली 2 टाइप्स ऑफ केयर प्रोवाइड करते हैं। वो 2 टाइप्स ऑफ केयर क्या हो सकती हैं? एक तो बेसिक लाइफ सपोर्ट हो सकती है और एक है एडवांस लाइफ सपोर्ट, ठीक है। तो अगर हम बेसिक लाइफ सपोर्ट की बात करें, बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या आएगा? बेसिक लाइफ सपोर्ट जनरल मेजर होता है जो कि इमीडिएटली लिया जाएगा। अगर किसी पर्सन को अभी तुरंत कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो वहीं पर उसी जगह पर लिए जाने वाले जो मेजर्स होंगे, जो फिज़िकल मेजर्स होंगे, वो होंगे हमारे बेसिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ऐसा कि जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है वो कोई मेडिकल स्टाफ ही देगा, ठीक है। बेसिक लाइफ सपोर्ट एक कॉमन ह्यूमन बीइंग भी दे सकता है। इसीलिए मैं इन सबको जनरल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, क्योंकि ताकि कोई भी पर्सन अगर देख रहा है इस वीडियो को तो वो समझे इस बात को कि मेडिकल स्टाफ ही ज़रूरी नहीं है कि CPR देना है तो मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पर्सन का रिस्पॉन्स चेक करना है, ठीक है। यू हैव टू टैप ऑन हिज शोल्डर एंड चेक हाउ आर यू, आर यू फाइन, ठीक है। यू हैव टू ट्राई टू टॉक हिम, ठीक है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है आपको तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है, तो सबसे पहले आपको एम्बुलेंस को कॉल करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जितनी भी भीड़ है आसपास, भीड़ हटानी है, ठीक है। क्राउड को रिमूव करना है और जो क्लोथिंग है उसकी शर्ट वगैरह कुछ भी पहन रखा है तो उन कपड़ों को हटाना है, क्योंकि सफोकेशन भी हो सकती है बिकॉज ऑफ क्लोथिंग। अब क्या करना है आपको, एयरवे ओपन करना है पर्सन का। क्या करना है उसके लिए, यू हैव टू टिल्ट हिज फेस, ठीक है, अपसाइड, ताकि कि अगर जो टंग है पेशेंट की या टंग है क्लाइंट की वो फॉल ना हुई हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक ना कर रही हो, तो उसके लिए आपको फेस को टिल्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पल्स चेक करनी है। मीन्स अगर मैं बात करूं जनरली, अगर मैं बोलूं तो ABC की कंडीशन में आपको चलना है। तो A का मतलब क्या हुआ, एयरवे, ठीक है। सबसे पहले आपने एयरवे क्लियरेंस किया। सेकंड है आपको ब्रीदिंग चेक करनी है, ठीक है। और थर्ड है आपको सर्कुलेशन चेक करना है। तो कैरोटिड पल्स क्या होती है, जो हमारी नेक लाइन है, ठीक है, नेक लाइन के साइड में, मतलब ईयर के साइड में हमारी कैरोटिड पल्स होती है, उसको चेक करना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी होगा, CID वाले हमेशा कैरोटिड पल्स ही चेक करते हैं, ठीक है। ये तो बहुत घटिया हो गया लेकिन बता रही हूँ मैं, ठीक। कैरोटिड पल्स चेक करनी है।
उसके बाद आपको थोड़ा सा ले डाउन होकर टेस्ट को देखना है। क्या देखना है कि रेस्पिरेशन हो रही है या नहीं हो रही है। वेदर ये भी हो सकता है कि रेस्पिरेशन एब्सेंट हो, या फिर ये भी हो सकता है कि रेस्पिरेशन बहुत धीमी हो। ठीक है, ये समझ आया आपको। उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, ठीक है, हमने एयरवे भी क्लियर कर दिया, पल्स भी चेक कर लिया, रेस्पिरेशन भी चेक कर लिया, उसके बाद आपको कंप्रेशन स्टार्ट करने हैं। स्टर्नम पे कंप्रेशन आपको देना है 30:2 के केस में। 30:2 के मैनर का मतलब क्या है? 30:2 का मतलब है 30 कंप्रेशंस यू हैव टू गिव एंड देन यू हैव टू गिव 2 ब्रेथ्स, माउथ टू माउथ। ओके, यू हैव टू गिव लाइक दैट। सो कैसे देंगे आप? हाउ टू डू कंप्रेशंस। कंप्रेशंस की अगर मैं बात करूं तो सिट ऑन योर नीज, ठीक है, अपनी नीज पर बैठेंगे आप, अपना राइट हैंड स्टर्नम पे रखेंगे पर्सन की, अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर रखेंगे, एक फीस्ट बनाएंगे, मुट्ठी बनाने की कोशिश करेंगे, हाफ फीस्ट बनाएंगे और कंप्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये आपको पिक्चर में दिखाती हूँ कि कैसे कंप्रेशन स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो हम कंप्रेशन की बात कर रहे थे कि कंप्रेशन कैसे करनी है, तो हमें ये पूरा मिला है। क्या कहता है? ये कहता है सबसे पहले आपको केयर के लिए किसी को बताना है, ठीक है, आपको आवाज़ लगानी है, चिल्लाना है कि हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए। ठीक है, ब्रीदिंग चेक की आपने, उसके बाद आपने कॉल किया इमरजेंसी हेल्प के लिए। कंप्रेशन कैसे दे रहा है आप देख पा रहे होंगे। कंप्रेशन, हाउ टू गिव कंप्रेशन। आपको अपनी नीज पर बैठना है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नीज पर बैठने के बाद आपको राइट हैंड को स्टर्नम पे रखना है, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखना है एंड कंप्रेशंस स्टार्ट करने हैं। यू हैव टू गिव 30 चेस्ट कंप्रेशंस एंड देन रेस्क्यू 2 ब्रीथ्स। ओके, आप देख पा रहे हैं ब्रीथ कैसे दे रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, और ये आपको तब तक करना है जब तक कि मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज आपको प्रोवाइड ना हो जाएं। अब हमें बात करनी है एडवांस लाइफ सपोर्ट की। बेसिक लाइफ सपोर्ट हमें वहीं तक देखना था। मैंने बताया था आपको कि जनरल कोई भी पर्सन है तो आपको वहाँ तक वीडियो देखनी है। अगर मैं बात करूँ एडवांस लाइफ सपोर्ट की, तो जनरल सपोर्ट क्या हो सकती है एडवांस में भी? ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, यू हैव टू गिव ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू करेक्ट हाइपोक्सिया, क्योंकि अगर पेशेंट को हाइपोक्सिया हुआ है तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन से वो ठीक हो सकता है। एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन आपको करना पड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन आप कर सकते हैं। आईवी लाइन यू हैव टू एस्टेब्लिश। क्यों आपको आईवी लाइन क्यों एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी? ताकि हमें जो भी ड्रग्स प्रोवाइड करनी है, क्योंकि पेशेंट तो अनकॉन्शियस है, ठीक है, तो आपको जो भी ड्रग्स प्रोवाइड करनी है वो आईवी लाइन के थ्रू ही आप कर सकते हैं। उसके बाद हमें कार्डियक कंडीशंस को अगर मॉनिटर करना है तो उसके लिए हम ईसीजी भी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एडवांस लाइफ सपोर्ट में ड्रग्स क्या क्या यूज़ होती हैं। तो ड्रग्स हमारी क्या क्या यूज़ होती हैं? सबसे पहली ड्रग है हमारी एड्रीनलिन। अगर हम एड्रीनलिन की अगर मैं बात करूं तो क्वांटिटी क्या होगी एड्रीनलिन की? 1 mg एड्रीनलिन देंगे, ठीक है, और वो भी इंट्राविनसली। किससे? ईटी ट्यूब से। ठीक, क्या कह रहे हैं? 1 mg इंट्राविनसली देंगे हम एड्रीनलिन को, और कैसे? वो भी ईटी ट्यूब से। ठीक है, एड्रीनलिन इज यूज्ड इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू ड्रॉइंग और इलेक्ट्रोकशन। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपको कि अगर कोई पेशेंट डूबा था पानी में, ठीक है, या फिर उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, तो उस केस में हम देते हैं एड्रीनलिन।
अच्छा, तो सीपीआर की कौन सी कंडीशन में हमने एड्रेनलिन प्रोवाइड किया? हमने प्रोवाइड किया जिस केस में पेशेंट या तो पानी में डूबा था, ठीक है, या फिर उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, तो उस केस में हमने क्या दिया? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है वो एक पावरफुल कार्डियक स्टिमुलेंट होता है जो कि कार्डियक एक्टिविटी को रीस्टोर कर देता है। अब हमें एड्रेनलिन यूज़ किस केस में नहीं करना है? एड्रेनलिन शुड नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, बिकॉज एड्रेनलिन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, तो उसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस में अगर देंगे तो कार्डियक एक्टिविटी और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिस वजह से पेशेंट को एंजाइना भी हो सकता है। या नेक्स्ट हमारी जो ड्रग है वो है एट्रोपिन। एट्रोपिन जो ड्रग है वो इंट्रावेनसली प्रोवाइड की जाएगी, जो हमने आईवी लाइन एस्टेब्लिश की थी उसके थ्रू। एट्रोपिन इज यूज्ड इन केस ऑफ कार्डियक एसिस्टॉल, ठीक है, अगर कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, रिलैक्सेशन हो गया है, ठीक है, और सिस्टॉल नहीं हो रहा है, मींस एसिस्टॉल है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम लोग एट्रोपिन दे सकते हैं। एट्रोपिन जो है हार्ट ब्लॉक को काफ़ी अच्छे से, अगर कोई भी लाइन अगर हमारी ब्लॉक हुई है, ठीक है, कोई भी आर्टरी या वेन हमारी ब्लॉक हो गई है, तो उस केस में हम लोग एट्रोपिन का यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, एट्रोपिन हार्ट ब्लॉक को काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर देता है। नेक्स्ट जो है हमारा लिग्नोकेन जेली। लिग्नोकेन तो आप सब जानते हैं लोकल एनेस्थेटिक होता है, ठीक है। अब इस केस में लिग्नोकेन का यूज़ क्यों कर रहे हैं? लिग्नोकेन जो है इंट्रावेनसली प्रोवाइड की जाएगी ताकि हम वेंट्रिकुलर एरिथमियाज को ट्रीट कर सकें। वेंट्रिकुलर एरिथमियाज क्या होता है? वेंट्रिकल्स में रिदम प्रॉपर नहीं है, ठीक है, जिसके वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ है पेशेंट को, तो उस केस में हम लोग लिग्नोकेन प्रोवाइड कराएंगे इंट्रावेनसली। नेक्स्ट है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर मैं बात करूं, अगर किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट हुआ है ड्यू टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, तो उस केस में हम लोग सोडियम का बाइकार्बोनेट का यूज़ करेंगे। और कैसे प्रोवाइड करेंगे? इंट्रावेनसली। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारी जो ड्रग है वेजोप्रेसर्स। वेजोप्रेसर्स में अगर मैं ड्रग की बात करूं, डोपामिन। डोपामिन जो है अगर कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है किसी पर्सन को, कार्डियोजेनिक शॉक आप सब जानते हैं कि कार्डियोजेनिक शॉक के केस में अगर किसी कोई पर्सन फेंट हुआ है, ठीक है, उसको शॉक हुआ है, ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, तो उस केस में हम लोग इंट्रावेनसली डोपामाइन प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट हमारी ड्रग है एडिनोसिन। एडिनोसिन जो ड्रग है, एडिनोसिन या इस्मोलोल, इस्मोलोल जो ड्रग है वो ड्रग इंट्रावेनसली प्रोवाइड की जाती है पैराऑक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया के केस में। टैकिकार्डिया अगर है, ठीक है, हार्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया है, तो उस केस में हम लोग एडिनोसाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि अगर हम जनरल लाइफ सपोर्ट की बात करें तो बेसिक लाइफ सपोर्ट में आप लोगों को कंप्रेशंस प्रोवाइड करने हैं जब तक मेडिकल सर्विस आपको प्रोवाइड ना की जाए, और मेडिकल सर्विस प्रोवाइड होते ही सबसे पहले आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ईटी ट्यूब इंसर्शन करना है, अगर नेसेसरी है तो आईवी लाइन तो एस्टेब्लिश करनी ही पड़ेगी क्योंकि हम लोगों को ड्रग्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ईसीजी मॉनिटरिंग और ड्रग्स क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू केस मैंने बताया, एड्रीनलिन, एट्रोपिन, लिग्नोकेन, वेजोप्रेसर्स और एडिनोसिन इस्मोलोल। सो आशा है आप सबको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़
नेहा शर्मा।